नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश चुनाव की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सियासी संग्राम तेज हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज अलग अलग जगहों पर रैलियां की। नड्डा ने मंडी जिले के धर्मपुर में रैली करते हुए कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को उपहार देना चाहती थी, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार अड़ंगा लगाने का काम करते रहे। नड्डा ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं। नड्डा ने यह भी कहा कि कांग्रेस को अब कोई सीरियसली नहीं लेता और कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांगड़ा जिले के समलाड़ा में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 2023 तक अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। यह राम मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी आरोप लगाए। ये जितने चेहरे हम गिना रहे हैं, ये सब स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के। इनकी पूरी सूची जारी की गई थी कि ये अलग अलग रैलियां करेंगे और वहां पर जाकर प्रचार करेंगे। उन सबके ये वक्तव्य हैं, सबका अलग अलग बयान, अपने अपनी तरीके से रिझाना। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश से विशेष राज्य का जो पैकेज है वो पिछली कांग्रेस सरकार ने छीन लिया था। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने नगरो टापगांवा में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को रद्द कर दिया जाएगा। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी उद्योगपतियों के हितों में काम कर रही है। वो रोजगार, पेंशन और महंगाई पर काबू पाने के लिए कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने राज्य में पुरानी पेंशन बहाल करने, सरकार बनते ही 1 लाख नौकरियां देने और महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक दिन पहले सोलन में रैली की थी और कहा था कि हिमाचल प्रदेश को बीजेपी और कांग्रेस ने बारी बारी से लूटा है। आम आदमी पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी है, इसे एक बार मौका दीजिए। काम ना करे तो अगली बार वोट मत दीजिएगा। रैलियों और जनसभाओं से हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल गर्मा गया है। लेकिन बात हिमाचल की है, लोकल मुद्दों की बात कोई क्यों नहीं करता? और जो बातें हो रही हैं उससे क्या हिमाचल की जनता को रिझा पाएंगे ये सभी नेता? तीसरी बात यह है कि आखिर लोकल मुद्दों की बात की क्यों नहीं जा रही? कितना असर डालेगा ये देखना होगा। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। संजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं और अमित शंकर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बड़ा अनुभव रखने वाले, राजनीतिक समझ रखने वाले हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम जब वक्ता बोलेंगे और अपनी अपनी चाशनी में डूबे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उनसे हम असल बात जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर। और संजय जी, चलिए शुरुआत आपसे करते हैं, क्योंकि स्टार प्रचारक जबरदस्त तरीके से लगे हैं। अनुराग ठाकुर हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, नितिन गडकरी की भी बात स्टार प्रचारक के तौर पर सामने आई। अब ये जो स्टार प्रचारक अलग अलग बातें कर रहे हैं, उनको लेकर नड्डा साहब कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग और कांग्रेस को कोई सीरियसली नहीं लेता। ये सब गंभीर बातें हैं क्या चुनाव की? पूरी तरह से गंभीर बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को लड़ती है, चाहे वो बूथ स्तर से लेकर के प्रधानमंत्री तक का, लोकसभा का हो चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। हम हर चुनाव को, चाहे वो नगर पंचायत का चुनाव है, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, चाहे वो पंचायत के चुनाव हैं, चाहे वो पंच का चुनाव है, हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लेती है। क्योंकि अगर निचले स्तर पे हम अच्छी गवर्नेंस नहीं दे सके तो हम ऊपर जाकर के भी अच्छी गवर्नेंस नहीं दे सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का चुनावों को लड़ना गंभीरता हमारी दिखाता है कि हम कितने सजग होकर के, कितने जनता के प्रति जो है वो जवाबदेह होना चाहते हैं। हमने 30 तारीख को जब प्रदेश के अंदर जो है वो नामांकन की प्रक्रिया, नाम विड्रॉल करने की प्रक्रिया पूरी होगी, उससे अगले दिन हमने प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर हमने जो है वो हमारे नेता जो है वो सभी एक समय में पूरे
प्रदेश के अंदर जो है वो हमने अपना चुनाव प्रचार अभियान जो है वो शुरू किया। हमारे पास बृहद नेताओं की सूची है। हमारे पास हर जगह पे जाने के लिए जो है वो नेता हमारे पास उपलब्ध हैं। उनमें प्रधानमंत्री भी हैं, हमारे पास गृह मंत्री है, हमारे पास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे पास राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे पास योगी जी हैं, हमारे पास खट्टर जी हैं, हमारे पास धामी जी हैं। बहुत अच्छी सेना है, इसमें कोई शक नहीं। आपकी जो रणनीतियां उसकी तो कई बार प्रशंसा हुई, कई बार चर्चा भी हुई उस पर कि किस तरह से आप काम करते हैं। लेकिन हिमाचल के मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों के आधार पर आप जाएंगे? हिमाचल प्रदेश में हमने पिछले 5 वर्ष में जो हमने विकास किया, पिछले 5 वर्ष के लिए जब हम चुन करके आए थे, जो जनता से वायदे करके आए, हमने वो वायदे जो है वो पूरे किए। आज हम जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और हम जनता के आगे जो है वो सीना ठोक करके जाते हैं कि जो कहा था वो भी किया और जो नहीं कहा था वो भी किया। नहीं कहा था उसका मतलब जाता है कि हमने कोरोना काल, हमने किसी ने कल्पना नहीं करी थी देश में कि कोरोना काल आएगा और फिर उसको कैसे निपटेंगे। और हिमाचल जैसा एक छोटा सा प्रदेश जहाँ पे सीमित संसाधन है, ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है, लेकिन वहां पे भी जो है वो जनता को सुविधा भी मिले और स्वास्थ्य सुविधा छोटे छोटे जो है किसी तरह किसी को कोई परेशानी ना हो, इस तरह से जो है वो एक सफल नेतृत्व उस समय जो है वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश को दिया। वो हमारे लिए गर्व की बात है और जनता के लिए भी, जनता को जिस तरह से संभाला है वो भी जनता के लिए जो है वो एक जनता इसके प्रति जो है वो सजग है और जनता गंभीर है कि इतनी परवाह करने वाले जो पार्टी है उसके जो नेता हैं उनके लिए हम भी उतने ही गंभीर हैं जितने नेता हमारे प्रति गंभीर थे। तो हमारा 5 साल का इतिहास जो है वो स्वर्णिम इतिहास रहा है और उसके आधार के ऊपर जो है और उसके सोने के पे सुहागा ये है कि मोदी सरकार की पिछले 8 साल की नीतियां जो है उनके ऊपर जो है वो हम जनता के बीच। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, संजय शर्मा जी ने तो अपनी बात रख दी कि वो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और कौन उनके स्टार प्रचारक हैं, कौन उनकी सेना में शामिल है, और वो अपनी बातें वहां पर मनवाएंगे। और जो कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनकी विश्वसनीयताओं को लेकर वो जनता के बीच पहुंचेंगे। आप जनता के बीच कैसे पहुंचेंगे? देखिए, जनता के बीच में पहुंचेंगे नहीं, पहुंच ही चुके हैं और लगभग हर चीज पर जो है काफी कह रहे हैं कि वो एक साथ उतारेंगे, अच्छी बात है। और उन्होंने कहा कि हमारे पास जेपी नड्डा है, राजनाथ जी है, वगैरह वगैरह सारे नेताओं के नाम गिनाए उन्होंने, अच्छी बात है। लेकिन उनके पास जनता नहीं, बात को समझिए। हिमाचल में ये जान रहे हैं कि चुनाव पूरी तरह से हार चुके हैं, उस हार को कैसे कम किया जाए, इसलिए लड़ाई उस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हिमाचल के मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, आपने जो कहा था हिमाचल में उसमें से कितना क्या किया है आप बताइए। आप वहाँ पर न एक हॉस्पिटल खोल पाए, नहीं, अभी देखिए, अभी तो पहला चरण हमारी आपकी बातचीत का है। अभी तो हमने संजय शर्मा जी से सिर्फ ये पूछा है कि वो किन किन मुद्दों को लेके जाएंगे, क्या उनकी रणनीति रहेगी। वही सवाल हमारा आपसे भी कि आपकी क्या रणनीति रहेगी, आपके क्या मुद्दे रहेंगे। चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, सवालों का सिलसिला गर्माहट लेके आएगा, आप निश्चिंत रहिए। अभी तो आप अपने बारे में बताइए। जी, अगर रही बात मुद्दों की, तो हम पहला जो हमने वहाँ पर वचन जारी किए हैं, हम उसकी बात करना चाहेंगे आपके माध्यम से। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम ओपीएस देंगे, तो हमने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दिया है। ओपीएस की बात कर रहे हैं, 1500 महिलाओं को पेंशन की बात कर रहे हैं, 700 जो है 93 करोड़ रुपए का एक पैकेज जो है युवाओं के लिए सफल पैकेज की बात कर रहे हैं। ये जो आज सृजित पद है 63,000 से ज्यादा हिमाचल प्रदेश में, उससे भी इंक्रीज करके 1 लाख पद जो है सरकार बनते ही हम उसकी प्रक्रिया की शुरुआत कर देंगे। हम उसकी बात कर रहे हैं। हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं कि 500 रुपए सिलेंडर जो है, जो इतना महंगा हो गया है आज लोगों को, वो वैसे भी वो ठंडा प्रदेश है, पहाड़ी क्षेत्र है, वो बहुत आवश्यकता होती है ठंडियों में सिलेंडर की। हम वो उस पर जो है सब्सिडी के माध्यम से जो सिलेंडर कम दाम में देने की बात कर रहे हैं। और जिस सेबों की बागान और जो सेब के मूल्य है, जो एक तरह से इन्होंने अडानी या बड़े व्यवसायियों के हाथ में देने का काम किया है, हम उसको उस बंधुआगिरी से मुक्त कराकर जिस प्रकार से सेबों का व्यवसाय पहले से होता था, पहले वाली प्रक्रिया में फिर लेके जाएंगे। और जो बागवानी पर इन्होंने बहुत सारे टैक्स कीटनाशक पर बढ़ा दिए हैं, जो है जो सीमित उपयोग होते हैं उससे बढ़ा दिए हैं। जो लोकल स्तर पे होगी, अगर नहीं होता है जीएसटी के बस में, हम सब्सिडी देकर किसानों की मदद करने का काम करेंगे। ये हमारे हिमाचल प्रदेश में मूल मुद्दे हैं। ठीक है अमित शंकर जी, आपने दोनों हमारे वक्ताओं को सुना जो अपनी अपनी बात रखते थे।
खैर अपनी अपनी पार्टी की तारीफ हर कोई करते हैं, अपनी सेना की तारीफ हर कोई करता है। हम असल हकीकत ये जानना चाहते हैं कि हिमाचल में जब कोई भी पार्टी जाती है, उतरती है जनता के बीच में, तो उसके पास पूरा रिपोर्ट कार्ड रहता है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास रिपोर्ट कार्ड उसका इतना अच्छा है जो जनता उसे दोबारा भेजेगी? क्योंकि हिमाचल का जो अपनी कैटेगरी रही, अपना जो स्तर रहा है चुनाव को लेकर विशेष तौर पर, तो जैसे राजस्थान में रिपीट होती रहती है सरकार, 5 साल आप 5 साल हम। उत्तराखंड में भी ऐसे ही कुछ हुआ है, हालांकि कुछ होता रहा है, 5 साल आप 5 साल हम। तो ये प्रथा दोहराई जाएगी या वास्तविक रूप से वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और वापस सत्ता में लौटेगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज कहा कि कांग्रेस राजा रानी की पार्टी है, जो बात उन्होंने नहीं कही कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। कांग्रेस का हाल बहुत कुछ वैसा ही है। और सवाल ये नहीं है कि भाजपा ने क्या किया या भाजपा अच्छी है या खराब है। हम अच्छे खराब का मूल्यांकन कैसे करते हैं? हम अच्छे का मूल्यांकन खराब को समक्ष रख के करते हैं। इस देश का दुर्भाग्य है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हिमाचल हो, या आने वाले बहुत सारे राज्यों में यहाँ पर चुनाव होंगे, जो वोटर है, जो एक आदमी है जो लोकतंत्र में भरोसा करता है, उसके सामने ये जो टीना नाम का फैक्टर है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, ये वोटर उससे बहुत परेशान है, क्योंकि उसके पास कोई वोट देने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। एक वोटर अगर अपनी चॉइस एक्सरसाइज करना चाहे तो भारत जैसे बड़े प्रजातंत्र में बहुत सारे राज्यों में आज स्थिति ये है कि एक वोटर के पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो भाजपा ने क्या किया या क्या नहीं किया, ये बहस का मुद्दा है ही नहीं। बहस का मुद्दा सिर्फ ये है कि भाजपा का जो वोट प्रतिशत है वो 40 होगा, 42 होगा, 45 होगा या 50 होगा। और देखिए, जब आप इस तरह की बातें, जब प्रियंका गांधी इस तरह की बातें करती हैं कि हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो जनता अब मूर्ख नहीं रही है। जनता पूछती है कि अगर आप रोजगार देना चाहती हैं तो आपका राज्य, जहाँ पे आपकी सरकार है राजस्थान में, वहां पे बेरोजगारी 25% कैसे है? इस पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का जो दर है वो राजस्थान में है। तो अगर आप हिमाचल में आप कह रही हैं कि आप रोजगार देंगी, तो राजस्थान में जहाँ पे आपकी सरकार है, आप वहाँ रोजगार देने का काम क्यों नहीं करती? तो जो आज से 10 वर्ष पहले या 20 वर्ष पहले जो वोटर हुआ करता था, आज का वोटर उतना मूर्ख नहीं है। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने वोटर की आंखें खोल दी है और ये सबको पता है कि मान लीजिए, मैं एक बार बहस के लिए मान लेता हूं कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया, लेकिन उस वोटर को ये भी पता है कि भाजपा ने तो 10 वादे किए थे, उसमें से 4 पूरे किए, 5 किए, 6 किए या नहीं किए। तो आपको क्या लग रहा है हिमाचल में ऐसे कौन से वादे हैं 3-4 जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कर दिए हैं? विशेष राज्य का दर्जा दे दिया। मुझे वो तो नहीं ज्यादा पता, लेकिन क्या वो जो हिमाचल का जो सेब का नहीं, वोट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो वादे उन्होंने, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे वादे थे जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में पूरे कर दिए और हिमाचल की जो जनता है वापस उनको बुला लेगी? आपका जी प्रश्न है मुझसे? जी, मैं आपसे बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि जो चुनाव आजकल हो रहे हैं, चाहे आप गुजरात देखें या हिमाचल देखें, उसमें वादे की बात तो बहुत पीछे छूट चुकी है। ये सारे, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा ना आपसे अमित जी, क्योंकि योगी आदित्य जी ने राम मंदिर का जिक्र किया जी। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा कांग्रेस छीन ले गई। जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं कि कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है कांग्रेस की। तो 3 बातें और बड़ी बातें हैं तीनों, छोटी बात नहीं है इसमें। लेकिन हिमाचल कहाँ है इसमें? मैं आपसे बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ, चाहे गुजरात हो या हिमाचल हो, जो हमें चुनाव पीछे भी देखते हैं, उसमें कोई राज्य की या राज्य के मुद्दों की या राज्य की परेशानी की बात कोई नहीं करता है। बड़ी बड़ी बातें करके, जो राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं वो करके, एक चेहरा सामने लाके, जो भाजपा के पास मोदी जी का ही है, वो चेहरा लगा के लोग वोट मांगते हैं। और जो मैंने आपसे पहले कहा, क्योंकि लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए ये सारे के नहीं, विकल्प तो है ना। आम आदमी पार्टी जोर शोर से चिल्ला रही, वो कह रही हम तो विकल्प हैं। नहीं, पंजाब पे कब्जा कर ले गई, वो कह रहे हम गुजरात पे भी करेंगे।
आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, अगर ये पंजाब में जो कांग्रेस ने खुद के साथ किया, अगर वो नहीं किया होता तो आम आदमी पार्टी का वहां पे कोई भविष्य नहीं था। और अगर हम फिर कभी बात करेंगे जब ये इलेक्शन हो जाएंगे तो हम देखेंगे कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने शोर किया है। जब रिजल्ट हमारे सामने आएगा तो आम आदमी पार्टी के पास 10-12 से ज्यादा सीटें होंगी। ठीक है संजय जी, बहुत बड़ी बातें कही हैं कि हिमाचल तो कहीं है ही नहीं। आपके स्टार प्रचारक बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के चेहरे को लेकर पहुंचे हैं। और हर राज्य में लगभग ऐसे ही होता है कि जब भी जाया जाता है तो मोदी जी ने क्या किया है उसको लेकर पहुंचा जाता है। तो राष्ट्रीय नीति यहाँ भी रहेंगी। लोकल मुद्दों का कोई वजूद खत्म हो गया है या लोकल लोगों पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है? शायद अमित जी जिस तरह से कह रहे हैं, मैं अमित जी की हो सकता है अमित जी को हिमाचल प्रदेश के बारे में बहुत ज्यादा ना पता हो शायद, लेकिन मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि आज हम चुनाव में गए हैं, हमारे पास 5 साल की उपलब्धियां हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, हिमाचल प्रदेश को एक स्पेशल औद्योगिक पैकेज दिया गया और उसके अंतर्गत जो है वो हिमाचल प्रदेश को वो औद्योगिक पैकेज कितने समय के लिए? 20 वर्ष के लिए। जब इनकी सरकार आई 2012 में इनकी सरकार आई, वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बने, तो औद्योगिक पैकेज किसने छीना? मनमोहन सिंह जो थे, मनमोहन सिंह उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री इनके थे। जो पैकेज जो है वो 2020 तक दिया गया, वो पैकेज छीन लिया गया। वो पैकेज क्या दे रहा था? वो हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, उस समय प्रेम कुमार धूमल सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे हिमाचल के, उन्होंने कहा था कि 70% रोजगार हर उद्योग के अंदर जो है वो हिमाचली को मिलेगा। उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया, लेकिन वो पैकेज जो है वो किसने काटा? उस पैकेज की अवधि किसने कम कराई? किसकी सरकार थी? इनके पास, कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं होगा। उसके बाद अगर वो पैकेज समाप्त हुआ, आप क्या लेकर के आए? आप हिमाचल को एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट का जो है वो दर्जा था, उसमें 10% जो है वो योगदान हिमाचल का रहता था, 90% योगदान जो है वो केंद्र का रहता था। वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो छीन लिया गया। किसके समय में छीना? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, वीरभद्र सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब कांग्रेस के पास जवाब देने के लिए क्या है? मैं आपको मोटी मोटी योजना बना देता हूं। एम्स तैयार हुआ हिमाचल के बिलासपुर में, उसका 2017 के अंदर शिलान्यास करते हैं देश के प्रधानमंत्री, और अगस्त महीने में जो है वो उसका, सितंबर महीने में जो है उसको जनता को समर्पित करते हैं देश के प्रधानमंत्री। कीमत है 1500 करोड़ रुपया। अब हिमाचल प्रदेश जैसा एक छोटा सा पहाड़ी प्रदेश, उसके अंदर एम्स, एक कल्पना से, किसी साधारण आदमी की कल्पना से भी परे की चीज जो है वो उन्होंने दी। मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो बद्दी में, नालागढ़ में दिया। कितने का? 350 करोड़ रुपए का। बल्क ड्रग पार्क जो है वो हिमाचल को दिया। कितना? 2000 करोड़ रुपए का। ट्रिपल आईटी किसने दी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। मोदी जी ने ही आधारशिला, मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया। अब ये चीजें, पीएमजीएसवाई जो हिमाचल की लाइफ लाइन है, सड़कें, छोटी सड़कें, लिंक रोड, उसके प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण का शिलान्यास, जिसमें 3136 किलोमीटर सड़क जो है अपग्रेड होगी। उसको किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आयुष्मान भारत के अंदर, आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य की योजना थी भारत सरकार की, उसके अंदर जो है 4,32,000 परिवार जो है उसमें पंजीकृत हुए, और उसके अंदर जो है लगभग 1,60,000 मरीजों का मुफ्त इलाज जो है, और 202 करोड़ रुपया खर्च करके भारतीय जनता पार्टी की जो स्कीम के अंदर जो है वो शामिल नहीं हो पाए, उनके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार, जयराम ठाकुर जी की सरकार जो है वो हिमकर योजना लेकर के आई। उनके ऊपर जो है वो 6,28,000 परिवार जो है वो उसके अंदर पंजीकृत है। उनको 3,82,000 मरीजों का जो है वो मुफ्त इलाज किया गया। इसके ऊपर 326 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये सारी योजनाएं, ये सारे कार्य आपने पूरी सूची गिना दी और बहुत अच्छा किया, ताकि मैं अब जवाब ले चुकूं। अभी मेरे पास जो है वो दस्तावेज जो हमने किया है, ये उपलब्धियों के ये भरे पड़े हैं। अभी मैंने एक पेज भी पूरा नहीं। हाँ, लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगाती है ना कि आपके दस्तावेज, आप कागजों पर तो बहुत मजबूत हैं। जैसे कई बार जो क्रिकेट टीम जो है कागजों पे बहुत मजबूत नजर आती है, लेकिन जब धरातल पर उतर कर देखा जाता है तो वहां कुछ नजर नहीं आता। इसका परिणाम जो है वो 8 दिसंबर को जब चुनाव के नतीजे निकलेंगे, आपके सामने होंगे। नहीं, ठीक बात कर रहे हैं, ठीक बात। संदीप त्रिपाठी जी, पूरी सूची उन्होंने बता दी कि हिमाचल के लिए अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया गया है। जी, अब आप
थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपना ही मैनिफेस्टो। अगर इन्होंने 2017 में जो दिया था अगर वो पढ़ लेते तो अभी भाई साहब को हमारे शर्म आ जाती, उनको बोलने में हिचकिचाहट होती। लेकिन अगर उसको पढ़ते तो उनको लगता कि जो हमने बोला था उसमें तो जो हमने 10% भी नहीं किया है और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। आपने कहा था कि जो है जिला स्तरीय जो है अस्पतालों में मनोचिकित्सा विभाग के माध्यम से नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे, कितने खुले? आपने कहा था उभरते खिलाड़ियों को 5 अलग से बजट देंगे, कितना दिया? आपने कहा था कि जो है सरकारी पेंशनों के या तो पेंशन का काम ही खत्म कर दिया। उसके लिए सरकार बहुत सारे आपने 5 साल में आपने दिया था कि ये जो है सुविधाएं हम अलग से जो है आपको उपलब्ध कराएंगे। आप गैर पेंशन की कहानी खत्म हो गई। अन्य सेवा प्रशिक्षण के लिए जो सुरक्षा क्षमता वाला जो है एक मेजरनाथ शर्मा स्कूल खोलने की बात की थी, वो क्या हुआ उसका आज पता नहीं है। रक्षा मंत्रालय के सहयोग से CSC डिपो खोला जाएगा, वो भी आज तक नहीं खुला पूरे जो है हिमाचल में। आपने कहा था कि जो है शिमला धर्मशाला हमीरपुर बीजीएम चंडीगढ़ में युवाओं के लिए हॉस्टल खोलेंगे, कहाँ खुला कौन सी जगह खुला आप जरा बता दीजिए। कैरियर परामर्श और मार्गदर्शन के लिए सोया सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। आपने पूरा जो है खत्म कर दिया रोजगार का सिस्टम ही, और रोजगार की बात परामर्श तक करिएगा तो वैकेंसी निकालिएगा, आपने वैकेंसी का ही काम खत्म कर दिया। आप आ जाते हैं, आपने कहा अभी हमारे मित्र ने कहा कि पहले वहाँ पर जो है वो दिया जाता था 90-10, बिल्कुल गलत। आपको कुछ जानकारी नहीं है हिमाचल के बारे में। पहले वहाँ बजट का जो प्रावधान होता था वो 60% केंद्र सरकार देती थी और 40% राज्य सरकार दान करती थी, कोई भी खर्च। स्पेशल कैटेगरी उस समय भी थी, आपके समय में 90 और 10 दिया जाता है, ये सत्य है। लेकिन क्यों? क्योंकि जब GST लागू हुई तो उसमें यह समझौता हुआ कि सारे टैक्सों का केंद्रीकरण हो गया और आप 90-10 दे रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि GST जो है आप वसूल रहे। GST किसी भी स्तर लागू हुई और हर राज्य में यही समझौता हुआ जो स्पेशल कैटेगरी के राज्य थे, इसलिए गुमराह करना बंद करिए। अब आ जाते हैं, अभी आपके पास बहुत बड़ी कि नड्डा जी पता नहीं कौन कौन सा अभी नाम मिला है। मोदी जी की आप बात कर रहे हैं, वही मोदी जी जिन्होंने रोजगार देने की बात कही थी, आ गया उन्होंने धर्मशाला बिलासपुर कौन से स्मार्ट सिटी की बात कही थी, कौन सा स्मार्ट सिटी बना दिया हिमाचल प्रदेश में? आप बात कर रहे हैं मोदी जी की। मोदी जी वही मोदी जी जो काला धन ला रहे थे, आज जो है मोदी जी भाग गए, मीडिया को भाग गया, विजय माल्या भाग गया, कितने लोग पैसा लेने भाग गए, आप काला धन लाने जा रहे थे, काला धन बढ़ गया। और आप बात कर रहे थे हमारे एक साथी राजनीतिक विश्लेषक भाजपा के दूसरे प्रवक्ता महोदय वो कह रहे थे कि 20% की 25% जो है बेरोजगारी है वहाँ पे राजस्थान में। जजबा लीला है महाराज जी, कौन सी किताब में पढ़ाऊं? वो तो ये कह रहे हैं कि रोजगार हिमाचल के तो आप बड़े चिंतित हैं, राजस्थान में देख लीजिए, वहाँ दे दीजिए ना काम। यही तो मैं कह रहा हूँ कि कौन से आंकड़े कहाँ से लाए, वो मैं भी आप अपने जो है पीछे आके कहिए, वो आंकड़ा निकाल के दे। ये थोड़ा सा झूठ बोल रहे हैं। और अगर आप बात करते हैं नहीं वो ठीक है, देखिए ये जहाँ के उदाहरण दे रहे हैं, कोई राजस्थान को बीच में ला रहे हैं, कोई कहीं की बात ला रहे हैं, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को जो राजस्थान के अंदर जो है वो राज कर रही है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि गरीबी से तंग होकर के बेटियों को बेचा जा रहा है इनके प्रदेश के अंदर ये शासन। तो अगर ये जो आप आरोप लगा रहे हैं इससे क्या होना चाहिए? इससे तो सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए मैं हिमाचल की उस पे आता हूँ। नहीं मैं जो आरोप आपने लगाए हैं उसके आधार पर क्या होना चाहिए? हम विकास हमने पूरे प्रदेश के अंदर पूरे 5 साल जो है वो विकास किया है, विकास की गाथा हमारे पास है और हम दावे के साथ अगर हमने इस बार नारा दिया है कि हम रिवाज बदलेंगे, ये बारी बारी का रिवाज बदलेंगे, उसके ऊपर अगर हमने कहा संदीप जी आ रहे हैं अभी थोड़ा सा वेट करिए। नहीं संजय शर्मा जी, आपने जो एक गंभीर आरोप लगाया राजस्थान के ऊपर बेटियों को लेकर, तो उस लिहाज से क्या तय होना चाहिए? जिस तरह की चीजें हो रही हैं, घटित हो रही हैं, तय होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश आपके पास जब बोलने की बात नहीं है, आप हिमाचल की बात करते हो, आप बताइए आपके प्रदेशों के अंदर जो है वो सरकारें जो है वो क्यों वहां पे टूट रही हैं, क्यों आपके लोग छोड़ करके? अगर हमने गलत किया है, इनके 2 कार्यकारी अध्यक्ष, एक तो देखिए हमने सुना था कि पूरे प्रदेश के अंदर एक अध्यक्ष होता है, इनकी अध्यक्षा जो है वो कह रही है उन्होंने 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, उनमें से 2 वीरभद्र सिंह के कट्टर समर्थक। तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? अब वो 4 बनाए 6 बनाए, उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, उनमें से 2 छोड़ करके हमारे पास आ गए,
भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, और क्या आरोप लगा करके कि भारतीय कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है वो टिकट बेचे जा रहे हैं। इनके एक तो गुजरात में भी तो कुछ इसी तरह से स्थिति हुई ना, गुजरात में बीजेपी के साथ भी कुछ इसी तरह की स्थिति हुई ना। राष्ट्रीय सचिव रहे, उन्होंने राजीव शुक्ला के ऊपर आरोप लगाया कि मेरी टिकट जो है, मेरे बदले में टिकट जो है दूसरे को दी गई, 14 करोड़ रुपए के अंदर जो है वो सौदा किया गया। इनके जो इनके जो है, इनके जो कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन, ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है संदीप जी, आपके यहाँ से उनका कहने का तात्पर्य है कि आपके ऊपर से अपने नेताओं का भरोसा तो उठता जा रहा है, और बड़े बड़े नेता आपको छोड़कर गए, ऐसा नहीं कोई है क्या हो? ज्योतिरादित्य सिंधिया से अगर गिनाना शुरू करें तो बड़े बड़े नेता आपके जा चुके हैं, आरपी सिंह तक जा चुके हैं, गुलाम नबी आजाद भी चले गए, कपिल सिब्बल ने भी चेताया, आपके हार्दिक पटेल वहां से चले गए। मैं जवाब दे देता हूँ। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारे मित्रों की वही हाल है। और बड़ी विडम्बना देखिए, आप कह रहे हैं दूसरे की बात कर रहे हैं, आपके हिमाचल प्रदेश में ही 21 वो बेगानी शादी में भी हमारी सुनिए ना महाराज, अरे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सुनिए, आपके हाथ की बात करने वाला हूँ, सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। 21 लोग आपके पार्टी से बागी होकर उसी हिमाचल 68 सीटों में 21 लोग बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। आप बताइए, आप बात कर रहे हैं कि बागियों की बात कर रहे हैं, आप अपने यहाँ का संभाल नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात मित्र, आपके यहाँ बड़ी यही दिक्कत है, संदीप त्रिपाठी आएंगे और टिकट भी ले लेंगे, मंत्री भी बन जाएंगे, और आप जैसे लोग कांग्रेस को जो गाली देते हैं, जो कांग्रेस की खिलाफत करते हैं, हम जैसे लोगों के लिए दगी बिछाने के लिए और हम जैसे लोगों का जिंदाबाद मुर्दाबाद किनारा करने के लिए सिर्फ आपकी ड्यूटी इतनी है। आज भाजपा का जो टाइगर है वो इसलिए तो लगा बैठा है। नहीं, वो तो सबूत ऐसा है ना संदीप जी, वो तो अपने सबूत के साथ बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रिपीट नहीं हुई सरकार हो गई, उत्तराखंड में रिपीट नहीं हुई सरकार हो गई, तो उन्होंने इतिहास पलट दिया और दिखा दिया। अच्छा, दूसरी तरफ हम गुजरात की बात करें तो लगातार काबिज हैं, वहां सत्ता से आप हिला नहीं पा रहे हो, तो फिर हिमाचल में जाने के बाद कैसे आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हो? मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि सत्ता में आने से आपको इस बात का सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप सही हैं, तो हम कांग्रेस पार्टी में तो इतने दिन लगातार शासन किया है, तो नहीं, सही गलत की बात नहीं की, हमने तो सिर्फ दावेदारी की बात की है कि आप कैसे सत्ता में वापसी करेंगे जब वहां नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना कैसे आप। हाँ, क्योंकि आपसे कोई गठबंधन ही नहीं करना चाह रहा है। नहीं, बिल्कुल गठबंधन की बात आप देखिए, आप पूरे देश की जनता गठबंधन भारत जोड़ो के माध्यम से राहुल जी निकले हैं, और तो उसको पूरे देश की यात्रा क्यों, साउथ की तरफ आप जा रहे हैं, पूरे देश में कहाँ जा रहे हैं? देखिए, हवा चलेगी तो पश्चिम बंगाल चलेगी तो हिमाचल तक पहुंचेगी, भले वहां से टकराने के बाद हिमालय से वापस चली आए, और बारिश पूरे देश में होती है। तो अगर हवा चलती है तो उसका असर पूरे देश में होता है, पहली बात। और एक बात और आप समझिए, हमारे मित्र बीजेपी के जिस तरीके से बात कर रहे हैं आप कैसे आएंगे, तो हम इस तरीके से आएंगे कि जनता आपके झूठे वादों से ऊब चुकी है। और आप तो याद समझिए, आप कह रहे हैं आपकी हिमाचल सरकार ने इतना काम किया, तो आपके नेता भाषणों में क्यों कहना स्टार्ट कर दिए कि ठाकुर साहब हो सकता है रिपीट हो या ना हो, विधायक जब कहेंगे तब देखा जाएगा। आप उनके फेस पर चुनाव लड़िए ना, क्या जेपी नड्डा जो है मुख्यमंत्री बनने जाएंगे, या मोदी जी बनने जाएंगे, या राज ठाकुर का बनाने वाले हैं, ये बता दीजिए जनता के सामने कि राज ठाकुर का मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। तो आप भाई अगर ठाकुर जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और कह रहे उनके नेतृत्व बहुत काम भी हुआ है, नजर की बात है भाई, आपकी बात में ही जो है दोगलापन में कहूँ या दुरासीपन कहूँ, कुछ भी आप समझिए झलक रहा है। नहीं, दोगलापन तो नहीं कहेंगे, आपने सही शब्द यूज नहीं किया, मैं शब्द को सही कर देता हूँ, विरोधाभास कहना चाह रहे हैं शायद आप। हाँ, विरोधाभास, हाँ, दोनों में फर्क है, वो इसीलिए उन्होंने सदन में बहुत सारे शब्दों पे बैन लगा दिया, शायद आप सही से यूज नहीं कर पा रहे थे। नहीं, देखिए, ये सब हमने भाजपा की डायरी से जो है उठाए हैं, और ये लोग लगातार उस शब्दों का यूज करते थे, और बहुत सारे शब्द है। अगर ठीक है अमित जी, ठीक है संदीप जी, ठीक है अमित जी, पहला सवाल तो ये पूछेंगे क्योंकि ये तो अभी राजनीतिक बात, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। ये जो रिपीटिशन है हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में तो बदला है, उत्तराखंड में भी बदला है, राजस्थान में कांग्रेस कह रही है कि हम बदल देंगे, यहां पर होगा ऐसा क्या? वापस वही पैटर्न दोहराया जाएगा कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, या कुछ चेंजेस नजर आएंगे इस बार? इसमें देखिए, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं जो हमारा जो कांग्रेस के जो मित्र हैं जिन्होंने कहा कि मैं पता नहीं ये सब डेटा कहाँ से ले आता हूँ, तो हमारे कांग्रेस के मित्र और उनके पार्टी के जो सबसे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी है ना, दोनों की हालत बिल्कुल सेम है। ये
जमीनी हकीकत से इतने दूर हैं, इतने वंचित हैं कि इन्हें कुछ पता ही नहीं है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। इनका जो 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 युवा नेता है संदीप जी, आपकी बारी आएगी। संदीप जी बीच में नहीं, संदीप जी सुन लीजिए, आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, अपने स्तर से अच्छा जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये उनकी बात सुन लेते हैं। जब 2 राज्य में चुनाव होने वाले हैं, वो भारत जोड़ने चल पड़े हैं, उनके प्रवक्ता बैठ के बोल रहे हैं हवा चलेगी, वो हिमालय से लड़ेगी, तो क्या आएगा क्या आएगा। और जो डेटा मैंने कोट किया है, मैं क्षमा चाहता हूँ, वो डेटा मैंने गलत कोट किया है। वो डेटा है CMIE का, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, अगर हमारे कांग्रेस के मित्र ने सुना है। और राजस्थान में बेरोजगारी 25% नहीं है। CMI का डेटा जो भी 4 दिन पहले आया है, वो बोलता है राजस्थान में बेरोजगारी 30.7% है, 30.7%। और हमारे कांग्रेस के मित्र अगर सुन रहे हो तो गूगल करके CMIE का डेटा निकाल लेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर जो बेरोजगारी दर है उससे 2 से 3% ज्यादा हिमाचल प्रदेश में भी है सर। जी जी बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। जब पूरे राज्य का बेरोजगारी दर जब 7, तो अगर आप उधर उंगली उठा रहे हैं तो हिमाचल की तरफ भी उंगली उठेगी कि नहीं? मैं ना भाजपा पे कोई लांछन लगा रहा हूँ, ना मैं नहीं, लांछन की तो बात ही नहीं है। देखिए बहुत अमित जी, एक मिनट, बहुत क्लियर हम समझ लेते हैं। हम लोग बहुत एक बुद्धिमत्ता से बातचीत कर रहे हैं और कोई किसी पर लांछन तो लगा ही नहीं रहा। हम तो सिर्फ अपनी अपनी तरीके से जो अपने अपने स्तर से बात रख रहे हैं। हमारा काम यह है कि हम आपसे सही आंकड़े ले सकें, क्योंकि आप न्यूट्रल बात करते हैं, जो भी हमारा विश्लेषक है। तो जनता देखेगी, वो तय करेगी कि हम कितना सही है, कहां सही है। अगर वो बीजेपी के प्रवक्ता से सहमत होगी तो बीजेपी की तरफ से झुकेगी, कांग्रेस के प्रवक्ता से सहमत होगी तो कांग्रेस की तरफ से वो वोट करेगी। हमारा तो केवल इतना काम है कि हम अपनी बातचीत करते हैं, उसमें बाकी निष्कर्ष तो जनता को निकालना है। हम तो निर्णय ले ही नहीं सकते। ये देखिए, जब आप किसी राज्य में चुनाव के लिए में जाते हैं या जब देश के चुनाव के लिए, तो हम ताकि क्या बात करते हैं कि हमने ये काम किया है जी। जब अरविंद केजरीवाल जी जब पंजाब गए या गुजरात, तो क्या बात करते हैं कि हमने वहाँ पे स्कूल खोले, हमने वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक खोली, हमने ये किया। तो वो कुछ वहाँ जाके जो उनका एक शोकेस है, जो उन्होंने कार्य किया है, उसको वो जो जनता के सामने रखते हैं। अगर जनता लेकिन अभी जी इस समय तो हमने काम किया, काम तो बहुत पीछे छूट गया। अब हम मॉडल की बात करते हैं, दिल्ली मॉडल, गुजरात मॉडल है और यूपी मॉडल, जिसमें बुलडोजर का कई बार जिक्र आता है। तो हिमाचल में कौन सा मॉडल चलेगा? तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि भाजपा की वापसी कैसे होगी, मैं वो कह रहा हूँ कि भाजपा की वापसी इसलिए होगी कि भाजपा के सामने हिमाचल में जो सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी है, उसके पास कोई मॉडल है ही नहीं। जब प्रियंका गांधी बोलती है मैं 1 लाख नौकरी दूंगी, तो वहां का वोटर उनसे क्या सवाल नहीं पूछेगा कि आप यहाँ पे तो देंगी, यहाँ पे आपकी सरकार है, वहां पे कुछ क्यों नहीं करती हैं। और अब पूरे जो चुनाव का स्वरूप है इस मुल्क में, कुछ स्वरूप बदल चुका है और कांग्रेस इस बदले हुए स्वरूप को मानने को तैयार नहीं है। ये न जाने कहां की बात भी करते हैं। और भाजपा का जो चुनावी तंत्र है वो कांग्रेस से कहीं बड़ा है, कहीं भी आगे है। और भाजपा के पास अपना शोकेस दिखाने के लिए 25 पॉइंट तो है ही, वो चाहे 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे वो हो। ठीक है संदीप जी, ये बड़ी बात उन्होंने कही है और बहुत बहुत गहराई वाली बात कही, जो मुझे लग रहा है कांग्रेस को भी समझना चाहिए। और मैं यही पूछना चाहता हूं कि एक तरफ आप पीएम हैं, जेपी नड्डा साहब हैं, अनुराग ठाकुर साहब हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, और दूसरी तरफ महज प्रियंका। ये जो है ये जनता के बीच एक संदेश देता है। आपके जो स्टार प्रचारक बड़े नेता कहाँ हैं? स्टार प्रचारक बिल्कुल है और सारे स्टार प्रचारकों की सभी स्टार प्रचारक आएंगे और हर पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगी हुई है, हर क्षेत्रों में सब लगे हुए हैं। और अभी बात कर रहे थे हमारे मित्र, देखिए हमने आपसे कितना सीधा सा सवाल पूछा और आप कार्यकर्ता पे आ गए। हमने ये पूछा कि वर्सेस देखिए ना भाई, टीम देखे, जनता तो सबसे पहले ये देखेगी कि चल क्या रहा है। मैं उसका जवाब दे देता हूँ। देखिए मैं करता नहीं हूँ, जवाब देने में भागता नहीं। एक बात हमारे साथी ने जो उठाई बेरोजगारी की, आपके अगर उस आंकड़े को तो बीजेपी मानती नहीं, अगर आप मानते हैं तो सबसे ज्यादा तो जो है अगर पूरे देश में बेरोजगारी है तो हरियाणा है 31.8% उस हिसाब से, और सबसे कम अगर कहीं पर है। आप मॉडल की बात कर रहे हैं, मैं मॉडल बता रहा हूँ, सुने 36 में है 0.9% और 2500 रुपये अगर पूरे भारतवर्ष में कहीं धान खरीदा जाता है तो वह 36 है। सुने आप मॉडल की बात कर रहे हैं और वही
देश में टका हुआ है। आप कह रहे हैं चेहरा, इससे बड़ा चेहरा पूरे देश में कौन सा है? आप बताइए। आप कह रहे हैं कि 25 रुपए में धान खरीद रहा है, सबसे कम बेरोजगारी है उसके यहाँ, बेरोजगारी के दर है। और देखिए सबसे ज्यादा अगर गाड़ी की खरीदारी हो रही है परसेंटेज में, 5% इनके मतलब सबसे ज्यादा गाड़ी पकड़ रही है तो छत्तीसगढ़ में। अब मॉडल कैसा बदलना चाहते हैं? हाँ, थोड़ा चश्मा बदलना पड़ेगा, चश्मा का रंग बदलना पड़ेगा। और जो भाजपा का दूसरा प्रवक्ता बनकर राजनीतिक विश्लेषक लगाकर जो साइड बैठते हैं, उनको अपनी वैचारिक जो है शून्यता को खत्म करके उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये चश्मा किसको लगा हुआ है? देखिए, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, जो होगा वो समझ जाएगा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी को आरोप नहीं लगा रहा हूँ। अगर वो समझदार होगा तो समझ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अच्छा, तो मान लीजिए समझदार नहीं तो समझा तो दीजिए, कम से कम चश्मा किसके लगा ये बता दीजिए। बीजेपी के लगा है या हमारे राजनीतिक विश्लेषक अमित जी के लगा है या मेरे लगा है? अमित जी को अगर ये उन्होंने अभी आके अगर बात कही तो उन्होंने जरूर पढ़ा होगा कि पूरे देश में जो सबसे कम बेरोजगारी है छत्तीसगढ़ में। तो आप अगर ये राजस्थान का बता रहे थे तो आपको टिकट कर देना चाहिए था। हाँ, तो मैंने उनको टोक दिया ना, मैंने कहा हिमाचल के भाई बता दीजिए, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया ना। जी जी। और अभी आपने कहा कि चेहरा है जेपी नड्डा भी है क्या? जेपी नड्डा को पूछता कौन है? और अरे वो ये बात तो वो भी कह रहे हैं ना कि कांग्रेस को पूछता कौन है आज। जी, मैं बता रहा हूँ। कोई गंभीरता से नहीं लेता। नहीं, अगर गंभीरता से नहीं लेता तो वो वहाँ पर 8 से 5 साल पहले सरकार में थे और अभी हमारे पास 21 से ज्यादा विधायक थे। तो आप ये मत कहिए कि कोई पूछता नहीं है। अब पूछता और इतने वोटा परसेंटेज कैसे है? और जहाँ आप जहाँ गुजरात की बात कर रहे थे 40% वोटा में मिला था, हम बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गए। और अगर आप अभी बात कर रहे हैं कि चेहरे की, इंदिरा जी जब चुनाव हारी थी कौन था चेहरा उस समय? उससे बड़ी टीम है आज क्या? सर, इंदिरा गांधी जी की बात अलग है, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। वो दौर वो था जब जमीनी स्तर पर नेता जनता से जुड़ते थे। ये दौर वो है जहां पर आप वर्चुअली जुड़ रहे हैं, जनता के बीच जा ही नहीं रहे हैं, किसी के पास इतना समय नहीं है और मिल रहे हैं। और आपने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है उसमें कितने बड़े नेता शामिल हुए? ऐसा कोई नेता नहीं है जो नहीं शामिल हुआ। कौन से नेता नहीं शामिल हुए? गहलोत जी शामिल हुए, बघेल जी शामिल हुए, हमारे सारी राष्ट्रीय टीम जा रही है, आप जी शामिल हुए, खड़गे जी शामिल हुए, कौन नहीं? संजय जी, आरोप तो कई लग गए आपके ऊपर, आंकड़ों को लेकर भी और आंकड़ों की बाजीगरों को लेकर भी। देखिए, कांग्रेस आज के समय में कांग्रेस पूरे देश के अंदर जो है वो इररेलेवेंट हो चुकी है और फिर भी इनका अहंकार नहीं जाता है, क्योंकि अहंकारी पार्टी है। एक परिवार को बचाना केवल मात्र एक जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस पार्टी की बनी। ये भारत जोड़ो, भारत भागो, ये जो भी इनकी यात्राएं चल रही है, ये किस लिए है? क्या ये देश को जोड़ने के लिए है? क्या ये कांग्रेस को खड़ा करने के लिए है? इनकी सब यात्राएं जो है वो चल रही हैं केवल और केवल एक परिवार को बचाने के लिए। वो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा जो है वो हम देश के सभी लोगों में आपसी जो भाईचारे की भावना है उसको बरकरार रखने के लिए है। ये जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर और जो हेट स्पीच को लेकर जो चुप्पी साध ली जाती है उससे पार्टी को उसको लेकर वो एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। 136 वर्ष में कांग्रेस के अंदर केवल कितने चुनाव होते हैं अध्यक्ष के? 6। केवल 6 चुनाव होते हैं और उसमें भी अभी लेटेस्ट चुनाव के अंदर खड़गे साहब को लाए हैं। क्या वो दिखा रहे हैं? देश को कौन सी राह दिखा रहे हैं? उनकी आयु क्या है? उनको कहां कहां भगाएंगे? आपने परिवार को, आप परिवार की जकड़ से उस पार्टी को, जिस पार्टी ने 1985 में सिंपैथी वेव के अंदर 400 से अधिक लोकसभा सीटें जीत करके आई। नहीं तो उन्होंने, वो उनका ये कहना है ना सर इस पे कि उन्होंने अनुभव को तरजीह दी है। वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में जो इनर डेमोक्रेसी है वो बनी हुई है, आपकी पार्टी में कैसे चुनाव होते हैं? इसके जवाब दे दीजिए। हमारी पार्टी का 136 साल में हमारे हर 3 वर्ष के बाद अध्यक्ष है। हमारे यहाँ चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो हमारी पार्टी का आप इनर नहीं, वो सवाल दूसरा कर रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, प्रक्रिया हमारे बूथ स्तर से चुनाव आरंभ होते हैं, बूथ कमेटीज के चुनाव होते हैं, बूथ कमेटी के बाद जो है वो मंडल के चुनाव होते हैं, मंडल के बाद जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के चुनाव होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाद प्रदेश के चुनाव होते हैं, प्रदेश के चुनाव के बाद देश का चुनाव होता है। यह हमारा आंतरिक लोकतंत्र है। हम बूथ लेवल के कार्यकर्ता जो है वो उस प्रक्रिया के अंदर शामिल करते हैं और 52 सीटों के ऊपर रही। आखिरी मोहर कौन लगाता है?
आखिरी मोहर किसकी लगती है? आखिरी मोहर जो है वो कार्यकर्ता ही लगाता है, जो चुन करके प्रदेशों के डेलीगेट आते हैं वही लगाते हैं। ठीक। कोई हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई परिवार नहीं बैठा तो है सीएम, अच्छा सीएम पद का चेहरा आप कौन होगा बता दीजिए। मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनको फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन होगा। इनके अंदर कितने हैं? इनके अंदर कम से कम 10 मुख्यमंत्री चेहरे हर जो रहा है। नेता है ना हमारे पास, यही तो अभी कह रहे थे, नेता नहीं है। सुक्खू जी 10 सीटों के ऊपर घूम रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री यही तो कह रहे हैं ना, अभी तक कह रहे थे आप नेता नहीं है, मैं मुख्यमंत्री हूँ। अभी बता दिए आप। प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्षा घूम रही है, मैं मुख्यमंत्री हूँ। विक्रमादित्य सिंह घूम रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री हूँ। सुधीर शर्मा घूम रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री हूँ। कितने मुख्यमंत्रियों की बारात लेकर के चले हैं, एक दूल्हा इनके पास नहीं है। ये मुख्यमंत्रियों की बारात लेके चले हैं, उसमें भी तय नहीं है कि कौन बनेगा कौन। लेकिन एक गंभीर आरोप लगते रहे हमेशा। आप जिस तरह से संजय जी, और इनका संजय जी, कौन संजय जी बनेगा तब जब सरकार बनेगी। ठीक है, 8 दिसंबर को ठीक है, चुनाव के परिणाम आएंगे। हाँ। भारतीय जनता पार्टी जयराम ठाकुर के नेतृत्व में एक बार पुनः जो है वो प्रदेश के अंदर जीत करके सामने खड़ी होगी। नहीं ठीक है, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय मुद्दे उठाए जाते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों में जो बड़े मुद्दे उस पर बात ही नहीं करते हैं आप लोग। महंगाई पर तो चुप्पी साधे हैं, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं होती है। ऐसा देखिए, हम संवेदनशील, हम महंगाई के लिए भी संवेदनशील है, हम बेरोजगारी के लिए भी संवेदनशील है। हम कहीं जनता के मुद्दों से उठ करके अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, इतने बड़े बड़े बयान दिए गए हैं महंगाई को लेकर, रुपया गिरने को लेकर, तेल के दाम बढ़ने को लेकर, गैस के दाम बढ़ने को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, सारे बयान और सारी भावनाएं बदल गई। अब क्या देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है, और विशेषकर कोरोना के बाद, उसके बाद हाँ, तो वो यही कह रहे हैं। और ये केवल जो है, केवल भारत के अंदर ऐसा हुआ ऐसा नहीं है, पूरी वैश्विक उसमें मंदी छाई है। पूरे वैश्विक उसके अंदर जो है वो वैश्विक आर्थिक स्थिति जो है वो हर देश की खराब हुई है। कोई इसमें हम बोले कि हिमाचल का विशेषकर जब सारी सुधरेंगी, हमारे अर्थशास्त्री लगे हैं, प्रधानमंत्री लगे हैं, सब लगे हैं, देश की जनता की चिंता है। इतना रिसेशन आने के बावजूद 80 करोड़ लोगों को कोरोना के बाद से लेकर के ठीक है। आज तक अमित जी हमने एम्स की बात करी, एक संजय जी ने एम्स की बात गिना दी, एम्स की बात गिना दी, और उसके बाद फिर राष्ट्रीय मुद्दे गिनाने लगे। रविंद्र जी देखिए, अगर सरकार की कमियों को विपक्ष उजागर करके वोटर को अपनी तरफ नहीं खींच पाता है तो इसमें गलती तो विपक्ष की हुई। और देश में जो महंगाई का हाल है वो इतना बुरा है, इतना भयंकर है कि एक आम आदमी प्राइस आई कर रहा है। तो सरकार तो मुद्दे, जो बड़े मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का है, महंगाई का है, जो जहाँ पे सरकार नाकामयाब रही है, उससे वोटर का ध्यान हटाने का भरसक प्रयास करेगी, सरकार का काम है। लेकिन विपक्ष का काम है कि वोटर को बताए कि सरकार कहाँ कहाँ नाकाम रही है, और उसको बताने में कांग्रेस पूरे देश में विफल रही। आप कांग्रेस का चरित्र इससे सब समझिए। जब मैंने कहा कि राजस्थान में बहुत बेरोजगारी है, तो हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा आप कोई फर्जी डेटा लाते हैं, आप कहाँ से लाए हैं। तो मैंने सोच कर किया कि इनके पास सारा ज्ञान था, नहीं वहां पे तो बहुत ज्यादा है, वहां पे कम है। तो वही कह रहा हूँ कि जनता, लेकिन जो बयान इस तरह के आते हैं ना, इस तरह के बयान जब आते हैं कि सबसे ज्यादा सैनिक हिमाचल से हैं, किसानों की जब बात की जाती है तो जो कानून लाए जाते हैं वो किसानों को पसंद नहीं आते हैं, और उसके बाद जो पूरा ड्रामेटिकली चीज़ें हुई, लाठीचार्ज हुआ और क्या क्या हुआ, उसको लेकर बिल्कुल शांत हो जाते हैं, कोई बयानबाजी नहीं होती है। यानी आप जिनके हित की बात करते हैं उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जाती? मैं आपके प्रोग्राम में सबसे पहले कहा था, इस समय जो वोटर है वो बहुत परेशान है क्योंकि उसके पास देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। एक आम वोटर का कांग्रेस से भरोसा पूरी तरह से हट चुका है। एक वोटर के पास भाजपा को छोड़ के और कोई विकल्प नहीं है। अगर विकल्प यहाँ उसको मिलता है, जैसे कि पंजाब में मिला, तो उसने आम आदमी पार्टी को वोट किया। कांग्रेस से कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। कारण क्या है इसका? आप दो राज्य में चुनाव है, आपके पार्टी का सबसे बड़ा नेता पता नहीं कौन सी भारत जोड़ो यात्रा, भाई भारत जोड़ो यात्रा करके तुमको मिलेगा क्या? भारत जुड़ा हुआ है। नहीं, अभी ये दो जो विरोधाभासी बातें हो गई ना,
एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जो जनता से जुड़ा नहीं है कोई, कांग्रेस को, तो जनता से जुड़ने के लिए तो जनता के बीच जाना पड़ेगा ना आपको। जितनी भी आप रथ यात्रा ले लें, जितनी भी आप पैदल यात्रा ले लें, वो बड़ी सफल रही है, क्योंकि जनता को जुड़ाव महसूस हुआ, ये महसूस हुआ कि भाई हमारा अपना नेता हमारे बीच में आ रहा है। आजकल तो वो चीज हो ही नहीं रही। कहा, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। जब आपकी सरकार 2 प्रदेशों में है और 2 प्रदेश पे चुनाव होने जा रहे हैं, वो समय भारत जोड़ो यात्रा करने का नहीं है। वो समय उन राज्यों में जाके कैंप करके भाषण देके जनता को आ रहे हैं संजय जी, है कि ये सरकार को समझ लिया थोड़ा। ठीक है संदीप जी जी, अभी दूसरी चीजें मैं अपनी भाजपा के साथी से और हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ महोदय ने जो बात कही उससे नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी बात रख रहा हूँ। एक बात मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, आप जवाब उसका भी दे दीजिएगा साथ साथ, क्योंकि समय कम है। वो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, वो हिमाचल को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, और प्रियंका जी कह रही हैं कि हम अग्निवीर योजना जो है आते ही रद्द कर देंगे। जी, तो इसका नुकसान नहीं होगा आपको? जी बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जो प्रॉपर भर्ती हो रही थी वो उसकी बात कर रहे हैं कि हम उस माध्यम से भर्ती करेंगे। और अभी हमारे मित्र ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है। जेपी नड्डा जी ने कहा कि भारत तोड़ो यात्रा है। भाई आपका शासन केंद्र में है और कितनी शर्म की बात है कि देश में भारत तोड़ो यात्रा चल रही है, तुम लोग बैठ के ड्रामा खेल रहे हो। क्या कर रहे हो भाई, घाट खेल रहे हो? अगर भारत तोड़ो यात्रा है तो आप घास से जब जिस दिन चल लेंगे। अरे भाई भाजपा के प्रवक्ता आप, मुझे पता है, आने दीजिए। हर चुनाव के पहले आप यही बोलते हो, चुनाव के बाद बीच बातें घूमते हैं आप लोग। अरे आप बोल दीजिए, समय बदल गया है। देखिए ये समस्या भाजपा के 2 प्रवक्ताओं की समस्या है। ठीक है, अमित जी सुन लेते हैं, अमित जी सुन लेते हैं, फिर मुझे जाना है संजय जी के पास। जी, तो बात ये हो रही है, भारत तोड़ो यात्रा नहीं, भारत जोड़ो। और अभी क्यों निकल रही है? इसलिए निकल रही है कि जिस तरीके से आप देखिए, ब्रिटिश बानो जो जिसके घर में 14 लोगों की हत्या हो जाती है, उसके साथ रेप होता है, उसके पेट में 2 माह का बच्चा होता है, उस महिला के साथ रेप होता है, और उसके जो आरोपी थे उनको जो है आप मालाओं से और उसको स्वागत करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आ रहे हैं संदीप जी। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं अगर हम कह रहे हैं या राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये कहाँ जाते हैं? ये चेन्नई के अंदर किससे मिलने जाते हैं? लेकिन जो संजय जी भारतीयता के खिलाफ, जो हिंदुत्व के खिलाफ, संजय जी एक बहुत स्पष्ट बात, राजनीतिक विश्लेषक बहुत न्यूट्रल होता है। नहीं, मैं कोई राजनीतिक दल जो है, कोई राजनीतिक दल अपनी यात्रा निकाला, मान लीजिए मेक इंडिया नंबर 1 आम आदमी पार्टी निकाल रही है, मेक इंडिया नंबर 1 आम आदमी पार्टी निकाल रही है, तो मैं अमित जी से समर्थन नहीं मांग रहा हूँ, ना मैं उनसे कोई अपेक्षा कर रहा हूँ समर्थन की। मैं उनकी बात को, कि जो उन्होंने कहा, मैं उनसे पहले कह चुका था कि भारत जोड़ो यात्रा भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो है। और उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि जॉर्ज परिया जो हिंदुत्व के खिलाफ जो है, जो पादरी हैं, क्रिश्चियन हैं, और जो मशहूर हैं कि वो भारतीयता के खिलाफ, वो हिंदुत्व के खिलाफ जो है वो हेट स्पीच देते हैं, नफरत फैलाते हैं पूरे देश के अंदर। और उनसे मिलने अगर राहुल गांधी जाते हैं तो इसके उलट, ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन फिर जो हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने आपको आईना दिखाया, ये क्या 70 साल के अंदर संजय जी हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आईना दिखाया, वो किसको दिखाया था? वो अलग ऐसे मामलों पर चुप्पी क्यों साधी जाती है? और ऐसे मामलों को आप एक तरफ तो आप आरोप लगाते, तो ये समानता का आरोप होना चाहिए ना? नहीं, समानता का मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं, जो कह रहे हैं कि ये भारत जोड़ दे को। 70 साल में भारत, जब आप राज कर रहे थे तो भारत नहीं टूटा। जब मोदी जी आ गए, जब 6 वर्ष जो है वो वाजपेयी रहे, तो देश टूट गया। आपसे सत्ता छूट गई। सबसे बड़ी चीज क्या है? सत्ता छूट गई। और सत्ता क्यों छूटी? परिवार के मोह के कारण। क्योंकि तो सत्ता में आने के बाद क्या बीजेपी विशेष राज्य का दर्जा दे देगी क्या? बिल्कुल, हम तो विशेष राज्य का दर्जा जो है वो लेकर के आए हैं। बिहार में भी मैं बिहार के चुनाव की बात ही नहीं, जब बिहार का चुनाव होगा हम तब उसकी बात करेंगे। हिमाचल के अंदर तो मतलब दोनों प्रदेश को अलग अलग तरह से देखा जाएगा। नहीं, मैं अपने प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं प्रवक्ता। बिहार से तो वादा किया गया था ना कि हम दे देंगे,
और सत्ता में आने के बाद नहीं दिया तो आप विषय को दूसरी तरफ ले जाना चाह रहे हैं। मैं इस समय हिमाचल प्रदेश के उसके ऊपर बात कर रहा हूं। अब यही तो वहीं तक अगर आप राजस्थान चले जाएं कोई दिक्कत नहीं, आप राजस्थान चले जाएं कोई दिक्कत नहीं, आप गुजरात चले जाएं कोई दिक्कत नहीं, हम बिहार पहुंच गए तो आपने उसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, जब बिहार की बात आएगी, बिहार का चुनाव आएगा, बिहार में हम सत्ता में आएंगे, वहां का हमारा घोषणा पत्र, दृष्टि पत्र जो है, जो हम अपना लेकर के आएंगे, उसके अंदर जो है हम बोलेंगे। अमित जी चलते चलते 30 सेकंड में सिर्फ आपकी हमें टिप्पणी चाहिए, असल में कमी कहां आ रही है कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की क्या कमियां? देश में महंगाई, दोनों की कमियां जानना चाहते हैं जल्दी से। देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, एक आम आदमी की कमर टूट चुकी है। इसके पश्चात भी अगर कांग्रेस पार्टी वोटर को ये समझाने में सफल नहीं हो रही है तो इसमें गलती भाजपा की नहीं है, इसमें गलती कांग्रेस की। और कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती ये है कि भारत जोड़ो यात्रा करने से दिल नहीं जुड़ते हैं। आपको समय की नजाकत को समझना होगा कि एक राजनीतिक दल का काम होता है इलेक्शन जीतना, चुनाव जीतना, और आज की तारीख में राहुल गांधी को गुजरात में या हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों। वक्त इतना ही था हमारे पास, क्योंकि वक्त ऊपर निकल चुका है 1-2 मिनट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खैर, अपनी अपनी बात रखने का आधार होता है मंच, रैलियां होती हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस क्यों कमजोर नजर आ रही है? और असल में कांग्रेस कमजोर है भी या सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस कमजोर है? तो ये तो जनता तय करेगी, जब रिजल्ट आएगा तो क्या होगा। फिलहाल चुनाव के लिए जबरदस्त तैयारियां दोनों तरफ से शुरू हो गई हैं। कांग्रेस सत्ता में वापसी करना चाहती है और बीजेपी एक बार नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।